ठीक, यानी कि देश की सरकार या राज्य के द्वारा हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट दिए गए, डीपीएसपी दिए गए, तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है किसके प्रति? सरकार के प्रति। ठीक, तो हमारी जो एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के प्रति है उसी को हम आपको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब यहाँ समझना आप फंडामेंटल ड्यूटी। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी बेसिकली आपके आए कहाँ से? ठीक, इनको हमने कहां से लिया था? आपके यूएसएसआर। तो ये यूएसएसआर की जरूरत आपको पड़ी कहां, या यूएसएसआर का जिक्र आपके शुरू कहां से हुआ, ये देखते हैं। आप सभी को पता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपके कौन से संविधान संशोधन के द्वारा डाले गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976। अब कहानी आपके शुरू आपके होती कहां है? 1971 से पहले, या दूसरे शब्दों में कहें तो 1947 में आपके भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, एक देश बनता है भारत और एक बनता है आपके पाकिस्तान। 1947 में जब पाकिस्तान का निर्माण होता है तो पाकिस्तान एक नहीं होते, पाकिस्तान दो होते हैं। एक वेस्टर्न पाकिस्तान और एक ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसे हम वर्तमान में आपके क्या कहते हैं? बांग्लादेश। ठीक है, तो ये दो पाकिस्तान आपके बने। ठीक, अब यहां से अगर इस कहानी को हम आगे सुने, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज कॉमन थी और वो था धर्म, कि दोनों में आपके मुस्लिम धर्म था। बाकी का इन दोनों पाकिस्तान में कुछ भी कॉमन नहीं था। ठीक, वेस्टर्न पाकिस्तान के आपके भाषा अलग, संस्कृति अलग। ठीक, यहाँ आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग, मतलब सब कुछ यहाँ अलग। ठीक, इसी तरीके से अगर हम आपके यहाँ देखें तो ईस्टर्न पाकिस्तान में भी वेस्टर्न पाकिस्तान से कल्चर अलग, लैंग्वेज अलग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग, यानी सब कुछ आपके अलग है। ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में अगर कुछ कॉमन था तो वो था सिर्फ और सिर्फ आपके क्या? धर्म। तो आपके अगर हम देखें तो आपके ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में आपके अगर कोई कॉमन पॉइंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिलीजन है। अदरवाइज आपके डिसेबिलिटीज बहुत है, कल्चर दोनों का अलग है, लैंग्वेज दोनों का अलग है और इकोनॉमी आपके दोनों की अलग है। जब आपके ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आपके दोनों बने, आपके या पाकिस्तान का जब आपके निर्माण हुआ तो उस समय आपके भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण जिन कंडीशंस के आधार पर हो रहा है, ऐसा देश 25 साल से ज्यादा अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो 25 साल तो पूरे हुए नहीं थे, 1971 में ही आपके ये विभाजन की स्थितियां आ गई, क्योंकि 1971 में निर्माण हुआ था वेस्टर्न पाकिस्तान से किसका? बांग्लादेश। अब यहाँ हुआ ये कि ये जो आपके ईस्टर्न पाकिस्तान था ये रिसोर्स बाहुल्य क्षेत्र था, यहाँ संसाधन बहुत थे। क्यों संसाधन बहुत थे? क्योंकि ये गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब वाला क्षेत्र है और गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब वाला क्षेत्र सबसे फर्टाइल रीजन। ठीक, तो ये उपजाऊ क्षेत्र था, रिसोर्स बहुत थे। तो इस क्षेत्र में थे आपके संसाधन, रिसोर्स बहुत, और पाकिस्तान की राजनीति पे हमेशा कंट्रोल रहा था किसका? वेस्टर्न पाकिस्तान का। अब वेस्टर्न पाकिस्तान के द्वारा आपके इन रिसोर्सेज का जितना जो यूज किया गया वो कभी ईस्टर्न पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए किया ही नहीं गया। किसके डेवलपमेंट के लिए नहीं किया गया? ईस्टर्न पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वेस्टर्न पाकिस्तान ने अपने रिसोर्स आपके किसमें यूज किए? भारत के खिलाफ हथियार बनाने में, आर्मी इकट्ठा करने में, कभी डेवलपमेंट में हुए ही नहीं इनके रिसोर्स खर्च। तो आगे चल के समय के साथ होगा क्या कि ये जो आपके ईस्ट पाकिस्तान होगा, ठीक, इसके अंदर आपके क्या होगा? असंतोष फैलेगा। असंतोष फैलेगा तो विद्रोह होगा। विद्रोह किस लिए होगा? हमें स्वतंत्र करो, हमें आपके साथ रहना ही नहीं है। अब ऐसा ही हुआ आपके ये कि 1970 के आते आते तक आपके ये जो वेस्टर्न पाकिस्तान था यहाँ आपके हो गया तख्ता पलट। क्या हो गया यहाँ? तख्ता पलट। अब इस तख्ता पलट में आपके हुआ ये, पाकिस्तान में कभी भी आर्मी शासन लग जाता है। ठीक, यहाँ की डेमोक्रेसी इतनी कमजोर है कि आर्मी जब चाहे तब वहां तख्ता पलट कर देती है। तो पाकिस्तान में हुआ तख्ता पलट और यहाँ आपके पॉलिटिकल कंट्रोल बना दिया आपके आर्मी शासन करके किसने? जनरल आइया खान। इन्होंने आपके नेतृत्व कर लिया पूरे पाकिस्तान पे। अब आर्मी शासन अगर है तो स्वाभाविक सी बात है डिक्टेटर गवर्नमेंट होगी, निरंकुश सरकार। तो अब आपके जनरल आइया खान ने आपके अब क्या किया? निरंकुशता का प्रसार किया। इसी टाइम आपके हुआ ये कि यहाँ ईस्टर्न पाकिस्तान के आपके एक व्यक्ति थे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान आपके करते क्या है? ये ईस्टर्न पाकिस्तान में आपके एक पार्टी बनाते हैं, कौन सी? मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी इन्होंने पार्टी बनाई और मुक्ति वाहिनी आपके पार्टी बना के आपके ये ईस्टर्न पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दे। क्या कहते हैं कि मुक्ति वाहिनी का उद्देश्य क्या है? ईस्टर्न पाकिस्तान। क्या कहते हैं कि मुक्ति वाहिनी का उद्देश्य क्या है? ईस्टर्न पाकिस्तान को वेस्टर्न पाकिस्तान से स्वतंत्र देश बनाना।
ठीक। और जब आपके ये काम कर रहे होते हैं तो यहाँ कंट्रोल किसका था? जनरल आइया खान का। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो थी नहीं, ये तो आर्मी शासन है। तो स्वाभाविक सी बात है आइया खान की आर्मी अब आपके इनके ऊपर कंट्रोल स्थापित करेगी। इनके द्वारा आपके इतना किया गया तो अब आपके जनरल आहिया खान, ठीक। तो जनरल आहिया खान ने अब आपके किया क्या कि जनरल आहिया खान को अगर हम आपके देखें तो इन्होंने आपके भारी मात्रा में आर्मी कहां अप्लाई कर दी? ईस्टर्न पाकिस्तान में, ठीक। उद्देश्य इस मुक्ति वाहिनी का दमन। अब यहाँ ईस्टर्न पाकिस्तान में जनरल आहिया खान की आर्मी ने सिर्फ मुक्ति वाहिनी का ही दमन नहीं किया, यहाँ की जनता का भी शोषण करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ आपके आगे चल के क्या होता है कि ये सिस्टम आपके चलता रहा 1-2 महीने। ईस्टर्न पाकिस्तान में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई जब यहाँ वेस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ की जनता का आपके जब शोषण करना शुरू किया ना, तो जनता ने इस ईस्टर्न पाकिस्तान को छोड़ के भागना उचित समझा। अब छोड़ के भागे तो भागे का या तो बे ऑफ बंगाल या फिर तीनों तरफ, और तीनों तरफ भागने का मतलब कहाँ ना? भारत। अचानक से आपके ये ईस्टर्न पाकिस्तान में इशू हुआ, देखते ही देखते भारत में 20 लाख लोग घुस आए। 1971 से पहले के जो बांग्लादेशी शरणार्थी थे वो अचानक से रातों रात कहाँ घुस आए? भारत में। अब भारत में जब आपके ये 20 लाख लोग अचानक से आ जाए किसी शहर में, 100 लोगों और 20,000 एक ही रात में घुस आए, तो व्यवस्था फैलेगी या नहीं फैलेगी? स्वाभाविक सी बात है फैलेगी व्यवस्था। तो अब यहाँ उस समय का जो भारत था ये 1970-71 का, ये इतना समृद्ध भारत नहीं था। उस समय का भारत खुद ही गरीबी, बेरोजगारी और आपके खाद्य सुरक्षा जैसे संकटों से जूझ रहा था। उस समय के भारत के पास खुद ही इतने रिसोर्स नहीं थे कि अपने लोगों को बेहतर ढंग से आपसे क्या कर सके, रख सके, ठीक है। ऊपर से ये आपके 20 लाख और मेहमान आ गए। अब यहाँ क्या है कि ये जो 20 लाख लोग आपके जब एंटर होंगे ना इंडिया के अंदर, तो ये ग्रुप में एंटर होंगे, बड़े बड़े ग्रुप में, और अगर इनको खाने के लिए अगर रोटी नहीं मिली तो ये क्राइम करेंगे, अव्यवस्था फैलाएंगे। तो इसका मतलब भारत की इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ी, ठीक। उस समय आपके भारत की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी कौन? इंदिरा गांधी, ठीक है। अब इंदिरा गांधी के सामने जब एक क्राइसिस आया तो इंदिरा गांधी का दिमाग खराब कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए। कि पाकिस्तान ने तो भारत के लिए समस्या खड़ी कर दी क्योंकि इतनी भारी मात्रा में शरणार्थी भारत में आ गए, ठीक, कि अब उन्हें आपके पहचानना भी इनको मुश्किल। पहचानना मुश्किल क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र पूरा बांग्लाभाषी क्षेत्र था। अब इंदिरा गांधी यहाँ आपके करना चाहेंगे इंटरफियर। अब इस इंटरफियर का आपके उद्देश्य क्या है? इंदिरा गांधी का मानना यह था कि अगर इस ईस्टर्न पाकिस्तान को हम अगर स्वतंत्र करा देते हैं किससे? वेस्टर्न पाकिस्तान से, यानी कि इसको एक नया देश बना लेते हैं, तो ये एक ऐसा देश होगा जो भारत के समर्थन से बनेगा। इसका मतलब ये देश भारत के खिलाफ युद्ध में नहीं आएगा। और दूसरा, हमारी जो आर्मी है जो नॉर्थ बॉर्डर, वेस्ट बॉर्डर और ईस्ट बॉर्डर पे, इस बॉर्डर पे हमें भारी मात्रा में आर्मी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो आर्मी का खर्च बटेगा, दूसरा पाकिस्तान इससे कमजोर होगा। पाकिस्तान क्या होगा? इससे कमजोर होगा, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान आपके इससे कमजोर होगा और हमारी आर्मी का बर्डन कम होगा और पाकिस्तान का मनोबल टूटेगा, ठीक है। और आसपास के देशों में आपके भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में प्रदर्शित होगा या उभरेगा। तो इस उद्देश्य से आपके जो इंदिरा गांधी होती है फैसला कर लेती है कि ईस्टर्न जो आपके पाकिस्तान है इसमें हम क्या करेंगे? इसकी स्वतंत्रता में मदद करेंगे। ये कहानी आपके यहाँ तक हुई। अब आगे चल के आपके होता है क्या, ठीक। अब आगे समझना, ये है ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक, और वो है आपके वेस्टर्न पाकिस्तान। कहानी शुरू होती है आपके अप्रैल लास्ट से, 1971 अप्रैल, ठीक है। अब अप्रैल से आपकी कहानी शुरू कैसे होती है, ठीक है। अप्रैल से कहानी आपकी शुरू ऐसे होती है, पहले तो अब आपके सिनेरियो को और समझ लें हम, पॉइंट और समझ लें। जनरल ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन चुके होते हैं, ठीक है। इसी टाइम आपके होता ये है, इस टाइम आपकी कहानी क्या होती है? 1970 दिसंबर के अराउंड की आपकी बात होती है। जनरल आहिया खान बन चुके होते हैं वहाँ प्रेसिडेंट, ठीक। और यहाँ आपके क्या कराए जाते हैं? इलेक्शन कराए जाते हैं जनरल आहिया खान के टाइम में। और ये जो आपके इलेक्शन होते हैं ना, इस इलेक्शन में आपके ईस्टर्न पाकिस्तान के लीडर कौन? शेख मुजीबुर रहमान, ये जीत जाते हैं। इनकी पार्टी क्या होती है? जीत जाती है, ठीक है। तो अब पीएम बनना था किसको? शेख मुजीबुर रहमान को। और प्रेसिडेंट कौन थे? जनरल आहिया खान। ये जनरल आहिया खान आपके दिसंबर में इनसे शेख मुजीबुर रहमान से कहते हैं अच्छा आप एक काम करो, आप इस्लामाबाद आ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? इस्लामाबाद। और आप प्रधानमंत्री पद की आके क्या ले लो? शपथ ले लो। इनको बुलाया इन्होंने धोखे से और हाउस अरेस्ट, नजरबंद कर दिया। अब जब शेख मुजीबुर रहमान आपके नजरबंद होंगे तो स्वाभाविक सी बात है उधर विद्रोह और बढ़ेगा,
इधर विद्रोह और बढ़ेगा, इधर आपकी मुक्ति वाहिनी अपने विद्रोह को तेजी से आपके बढ़ाएगी। ठीक, तो इधर वेस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी इस विद्रोह का दमन करेगी, और जितना ज्यादा शोषण वेस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी करेगी, इंडिया के अंदर घुसपैठ उतनी ज्यादा और बढ़ेगी। यही पूरा सिनेरियो चलते चलते 3-4 महीने निकल गए आपके। अब आपके हम आते हैं अप्रैल में। अप्रैल के आते आते होता क्या है कि जब ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो गई, अप्रैल, इंदिरा गांधी ये बुलाती है इंडियन आर्मी के जनरल सैम मानेकशॉ। मानेकशॉ थे उस समय कौन? इंडियन आर्मी के जनरल। और ये सीधा सैम मानेकशॉ को इंस्ट्रक्शन देती है कि आपके ईस्टर्न पाकिस्तान को जब तक हम मदद करेंगे नहीं वो स्वतंत्र होगा नहीं। इसका मतलब हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध करके ईस्टर्न पाकिस्तान को आजाद कराना होगा, और इंडियन आर्मी अब युद्ध की तैयारियां शुरू करें। इन्होंने सीधा सीधा क्या कर दिया? इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब सैम मानेकशॉ को जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन मिला वॉर का, तो अब सैम मानेकशॉ आपके इंदिरा गांधी से कर देते हैं मना कि इंडियन आर्मी अभी युद्ध नहीं कर सकती। अब इंदिरा गांधी एक डिक्टेटर आपके रूलर थे, इंदिरा गांधी को ना सुनना पसंद नहीं था। तो अब इंदिरा गांधी आपको बोलती है सैम मानेकशॉ से, आप ये बताओ कि इंडियन आर्मी क्यों युद्ध नहीं कर सकती? क्या इंडियन आर्मी इतनी कमजोर है कि पाकिस्तान का भी सामना नहीं कर सकती? ठीक, तो सैम मानेकशॉ ने आपको कहा कि इंडियन आर्मी आपकी कमजोर नहीं है, पाकिस्तान को तो हम कभी भी हरा सकते हैं, लेकिन इस समय युद्ध करने का मतलब हम अपने देश का और अपने सैनिकों का नुकसान ज्यादा करें युद्ध जीतने के लिए। ठीक, तो इंदिरा गांधी बोलेंगे आपको कैसे, समझाओ जरा। तो अब आपके सैम मानेकशॉ समझाएंगे। सैम मानेकशॉ आपके कहेंगे कि ये जो आप रीजन देख रहे हो ना, अप्रैल लास्ट की बात है, आप आर्मी को तैयार करोगे पूरे देश से, आप आर्मी को निकाल के लेके आओगे, 1 आध महीना लगेगा, और 1 महीने के अंदर आपके आ जाएगा मानसून। 15 जून तक मानसून भारत में आ जाता है। और जैसे ही आपके तमाम समस्याएं, तो अब आपकी आर्मी उनसे लड़ेगी या नेचुरल डिजास्टर से लड़ेगी? नेचुरल डिजास्टर में आपकी आर्मी का नुकसान ज्यादा होगा। पहला पॉइंट इस मोर्चे पे। दूसरा पॉइंट आपके ये कि अकेला अब आक्रमण यहाँ से नहीं होगा। आप ये सोचो कि पाकिस्तान यहीं से आक्रमण करेगा, इस पूरे एरिया में भी तो होगा। आपको आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब में तैयार करना पड़ेगा, गुजरात में तैयार करना पड़ेगा, राजस्थान में तैयार करना पड़ेगा, ठीक, और ऊपर JNK जम्मू एंड कश्मीर वहां भी आपको तैयार करना पड़ेगा। और तीसरा खास बात आपकी यह है कि पाकिस्तान और चाइना के बड़े घनिष्ठ रिलेशन चल रहे हैं इस समय, कहीं ऐसा ना हो कि चाइना भी एंटर कर जाए इस युद्ध में। ठीक, तो ये हुआ। अब यहाँ एक एक करके आपके नुकसान क्या क्या थे। बरसात में ये एरिया पूरा हो जाएगा बाढ़ से प्रभावित, इंडियन आर्मी परेशान हो जाएगी। ठीक, इधर आपके मानसून पड़ा, मानसून अगर इधर पड़ा तो मानसून पड़ने के साथ ही क्या होगा कि ये जो पंजाब वाला ये क्षेत्र है ना, यहाँ बुआई हो जाएगी, और अगर हमने आर्मी उतार दी यहाँ तो सारी फसल खत्म। इसका मतलब हमारी देश की जनता इससे प्रभावित होगी। तो ये दूसरा नुकसान यहाँ होगा। तीसरा, अगर हमने जम्मू कश्मीर में वहां आर्मी उतारी तो बरसात में वहां होता है लैंडस्लाइड, और वो लैंडस्लाइड हमारे लिए नुकसानदायक बन सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने आपकी लिमिटेशंस बताई। इस समय हमें युद्ध से बचना चाहिए इसकी। ठीक, तो फिर आपके फिर इंदिरा गांधी ने कहा तो फिर हमें करना क्या चाहिए? ठीक है, तो अब आपके सैम मानेकशॉ कहेंगे हमें करना कुछ नहीं चाहिए, हमें 2-3 महीने इंतजार करना चाहिए, ये मानसून जाने दो। ठीक, दूसरा आपके ये कि ये जो पूरी जो बाउंड्री है ना, यहाँ पड़ गई होगी बर्फ, और हम नहीं जा सकते तो वो भी नहीं आ सकते। इस बाउंड्री पे सेना की हमारी जो लगाने की जो लागत होगी वो क्या होगी? कम होगी। ठीक, तीसरा आपके बचा पंजाब वाला क्षेत्र। पंजाब से पाकिस्तान घुसेगा नहीं, क्योंकि 1965 में हम लाहौर से वापस आ चुके हैं। लाहौर से इंडियन आर्मी वापस आई थी 65 में, तो वो दोबारा ये गलती नहीं करेगा, नहीं तो लाहौर चला जाएगा। पूरी आपके सिस्टम को अगर देखें, ये ईस्टर्न पाकिस्तान, ये है वेस्टर्न पाकिस्तान, ये जितने भी प्लेस देख रहे हो यहाँ इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, अच्छी तरीके से आर्मी लग चुकी थी, यहाँ भी आर्मी डिप्लॉय हो चुकी थी। इस पूरे युद्ध में बस एक ही गलती हुई सैम मानेकशॉ से। सैम मानेकशॉ से गलती क्या इस पूरे युद्ध में हुई? उन्होंने पंजाब JNK बॉर्डर ये भी सील किया, गुजरात जहाँ 1965 से आए थे ये भी सील किया। बस इनसे आपकी ये राजस्थान की एक पोस्ट खाली रह गई थी, लोंगावाला। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि आपके डेजर्ट में आपकी ये रातों रात आपकी आर्मी निकाल सकते, क्योंकि बड़ा ये भी रास्ता थोड़ा सकरा सा था। तो अब यहाँ आपके हुआ ये 3 दिसंबर 1971, यहाँ से शुरू होती है आपकी पूरी कहानी। युद्ध के माहौल तो सारे बन चुके थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आपके आर्मी का एक जनरल था तारिक मीर। ये तारिक मीर 6000 की लोगों की आपके आर्मी के साथ एंटर कर गया। कहा? इस राजस्थान की कौन सी पोस्ट पे? लोंगावाला। हर जगह भारत की आर्मी तैनात थी, लेकिन एक टेक्निकल डिफॉल्ट था ये कि इस लोंगावाला पोस्ट पे सिर्फ हमारे कितने लोग थे? 100। इस राजस्थान की कौन सी पोस्ट पे? लोंगावाला। हर जगह भारत की आर्मी तैनात थी, लेकिन एक टेक्निकल डिफॉल्ट था ये कि इस लोंगावाला पोस्ट पे सिर्फ हमारे कितने लोग थे? 120। बस एक ही प्लस पॉइंट आपके ये था कि ये 120 लोग जरूर थे, और आर्मी कितने की आ रही थी यहाँ से? 6000 की आर्मी, जिसमें आपके 50 से ज्यादा टैंक थे। यानी कि जितने हमारे तो सैनिक नहीं उतने तो उनके टैंक आ रहे थे वहां से।
ठीक, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, एलएमजी, तमाम प्रकार की आपके चीजें। और यहाँ सिर्फ आपके 120 की आपके आर्मी, इन्होंने ये पोस्ट चुनी अटैक के लिए। और 3 दिसंबर 1971 को आपको रात को इस पोस्ट पे इन्होंने कर दिया आपके हमला। और इस पोस्ट का आपके नेतृत्व कर रहे थे आपके उस समय कौन? मेजर कुलदीप सिंह उर्फ सन्नी देओल। बॉर्डर, ये जो बॉर्डर मूवी बनी थी उसी के ऊपर बनी थी। ठीक, तो अब आपके सनी देओल कैरेक्टर वो है, पाकिस्तान में भी हैंडपंप ले आए थे एक मूवी से। यहाँ तो भारत में बैठे हुए, यहाँ कैसे हार जाएंगे? तो अब मेजर कुलदीप सिंह ने अपनी पूरी 120 की आर्मी का आपके मनोबल बढ़ाया। ठीक, और पूरी रात इन्होंने आपके इन 6000 लोगों से युद्ध किया। ठीक है, 5 बजते सुबह आपके ये तारिक मीर बोल गया कि हम पे सूचना गलत है कि 120 लोग हैं। ये 120 नहीं है, 12 जा रहे हैं। गलती हमसे हो गई कि आप तुमने यहाँ अटैक बोल दिया, यानी कि ये आर्मी भाग गई थी लास्ट में। फिर 5 बजे के आसपास, उस समय एक और खास बात ये थी, इंडियन एयरफोर्स के पास जो उस समय आपके फाइटर्स थे वो रात में नहीं उड़ सकते थे। ठीक, तो सुबह 6-7 बजे, अब सर्दियों का टाइम था, सुबह जल्दी भी नहीं उड़ सकते थे क्योंकि सर्दियों में दिन भी लेट शुरू होता है। तो 7 बजे के अराउंड आपकी सुबह जब इंडियन आपके एयरफोर्स के फाइटर्स आए, ठीक, तब आपके इन सारे लोगों को रगेड़ दिया गया यहाँ से। ठीक, ये सब टैंक वैंक छोड़ के सब भाग गए। बाद में आपके होता क्या है कि ये लड़ाई आपके यहीं तक नहीं हुई खत्म। अब ये लड़ाई आपके शुरू हुई कहां से? थल सेना से। ठीक है, अब थल सेना से आपकी ये लड़ाई शुरू हुई, हमारी एयरफोर्स आपके यहाँ एंटर हुई। ठीक, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स यहीं तक नहीं हुई खत्म। अब ये लड़ाई आपके शुरू हुई कहां से? थल सेना से। ठीक है, अब थल सेना से आपकी ये लड़ाई शुरू हुई, हमारी एयरफोर्स आपके यहाँ एंटर हुई। ठीक, तो ठीक है, अब थल सेना से आपकी ये लड़ाई शुरू हुई, हमारी एयरफोर्स आपके यहाँ एंटर हुई। ठीक, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स तो कमजोर थी, तो इसने एयर युद्ध तो हमसे कभी नहीं किया। अब यहाँ एक वाटर युद्ध और शुरू कर दिया इन्होंने इसी टाइम, 6 दिसंबर या इसके आसपास की टाइम होगा, 1971 दिसंबर में। भारत का आपके एक जहाज था, कौन सा? INS विक्रांत। इस INS विक्रांत को आपके नष्ट करने के लिए इन्होंने एक सबमरीन भेजी यहाँ से, PNS गाजी। इस पे बनी थी गाजी अटैक, ये भी एक मूवी थी। ये PNS गाजी आपके अमेरिका की सबमरीन थी, बड़ी एडवांस सबमरीन थी आपकी। ठीक, इसको टारगेट दिया गया कि अगर INS विक्रांत को नष्ट कर दिया तो भारत के पास सबसे बड़ा जहाज है जो वॉरियर शिप है, युद्ध पोत, इससे बड़ा भारत का कोई भी नहीं। तो और ये जो आपके INS विक्रांत है, ये कहा था? आपके बे ऑफ बंगाल में। तो PNS गाजी को उतारा गया आपके कहा? बे ऑफ बंगाल में। किस उद्देश्य के साथ? INS विक्रांत को नष्ट करने के उद्देश्य के साथ। भारत को ये पता चल गया। यहाँ क्या किया? एक र्यूमर फैला दी। र्यूमर क्या फैला दी कि ये जो INS विक्रांत है ये बे ऑफ बंगाल में नहीं है, ये विशाखापट्टनम में खड़ा हुआ। ये न्यूज फैला दी गई आपको, पाकिस्तान को पता चल गई। लेकिन विशाखापट्टनम में INS विक्रांत नहीं था, विशाखापट्टनम में था INS राजपूत। ठीक है, ये चली आई गाजी आपके INS राजपूत के पास। ठीक, तो ये चली आई तो उठा के INS राजपूत ने PNS गाजी को ध्वस्त कर दिया। ठीक, ये PNS गाजी खत्म, पाकिस्तान की सबसे एडवांस सबमरीन थी आपके। और ये जो INS राजपूत है ये थका हुआ जहाज था भारत का। हाँ, सच्चाई यही है, ये बहुत मॉडर्निटी में बहुत पीछे था गाजी से। ठीक, लेकिन भारत के आपके पानी के जहाज और हवाई जहाजों के पायलट है ना, वर्ल्ड क्लास पायलट है। ठीक, इंडिया के सबसे खराब है हवाई जहाज, फाइटर प्लेन। अब तो आजकल तो फिर नए आ गए हैं, राफेल